यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं DILR सेक्शन के बारे में, दैट 3 गोल्डन रूल्स फॉर द सेक्शन कि क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखो, आईपी मैट में अगर हम बात करें तो आईपी मैट में DILR का एक सेक्शन मिलता है आपको। स्पेशली जब इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे DILR के सेट्स मिलेंगे। तो क्या चीज़ ज़रूरी है DILR सेक्शन के लिए, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो, इस सेक्शन की खास बात यह है कि ये सेक्शन का कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है और ये नहीं आ सकता। कुछ भी बनाया जा सकता है, किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे बेस्ड पजल्स बनाई जा सकती हैं। क्योंकि रीजनिंग क्या है, बेसिकली रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन सेंस। ठीक है, रीजनिंग का कोई प्रेस्क्राइब ऐसा बोल नहीं सकते कि कोई प्री डिटरमाइंड या कुछ ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ये आना चाहिए तब जाके आप रीजनिंग के पजल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करने की ज़रूरत होगी वो है कि आपके ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा लॉजिकल सोचने के लिए। आप चीज़ों को लॉजिकली किस तरह से सोच सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए आपका ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। लाइक अगर आप चेस खेलते हैं, अगर आप मान लो कोई ब्रेन टीजर पजल्स करते हैं, या आप क्रॉसवर्ड पजल्स करते हैं, ठीक है, आप सुडोकू करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके ब्रेन को तैयार करती हैं लॉजिकली सोचने के लिए, कि आप लॉजिकल सोच पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं इस तरह की पजल्स को बनाने में। तो जब भी इस तरह के सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड, या इवन DI में भी अगर हम बात करें तो DI में जो आता है, DI में कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टैंडर्ड थ्योरी पता होना चाहिए। जब आप मैथ्स के सवाल करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो आपको मैथ्स का वो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला आना ज़रूरी है, आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट DI में आपको बहुत बेसिक से बेसिक अगर मैं बात करूँ तो आपको सम आना चाहिए, सम करते आना चाहिए, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करते आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो आपको बनाते आना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप सबको आता है, और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको DI में या LR के सेक्शंस में मिलेंगे। तो LR DI के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। बस आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से चीज़ों में लॉजिक्स ढूंढना शुरू करें, आप कैसे ब्रेन को ऑब्जर्वेंट बना सकते हैं, चीज़ों में वो ऑब्जर्वेशंस कर पाएँ हम कि वो क्या बोलना चाह रहा है आपको, क्या आप उससे वो इंटरप्रिटेशंस ले पा रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है। कोई स्टैंडर्ड कोई सिलेबस नहीं कि ये 4 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि ये पढ़ लो तो आपको LR DI की पजल्स बन जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी LR DI या LR में जो पजल्स मिलती हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर मिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड क्वांट, और कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्वांट तो जैसे मैंने बताया कि रेशो है, परसेंटेज है, आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करनी, रेशो बनाना है, एवरेज निकालना, ये सब तो ठीक है। बट लॉजिकल चीज़ों में, लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ हैं। जब मैं बोलता हूँ कि ए इज़, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक लेट्स से स्कूल में यूजुअली जब एक क्यू में लोग खड़े हैं, मैंने बोला ABCDEF 6 लोग खड़े हैं क्यू में, और ऐसा कुछ लिखा है कि A इज़ बिहाइंड ओनली B। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि इससे क्या मतलब है। अगर मैंने बोला A इज़ बिहाइंड ओनली B, तो इसका क्या मतलब है कि कहाँ पे A आएगा, कहाँ पे B आएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे A, क्योंकि वो सिर्फ B के पीछे और किसी के पीछे नहीं है। वो ओनली वर्ड का यहाँ क्या इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैंग्वेज में बहुत सारे लोग लैंग्वेज समझते हैं बट उसको इग्नोर करते हैं, उसको उसका असली मकसद क्या है वो बोलने का, वो अक्सर लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। ये ओनली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला कि A इज़ बिटवीन B एंड C, अगर एक स्ट्रेट लाइन में मेरे को रो में अरेंज करना है तो A इज़ बिटवीन B एंड C, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। वो इमीडिएट भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, चलेगा। ये इंटरचेंज कर दोगे तो भी चलेगा। जब लोगों को सर्कल में आप अरेंज करोगे तो यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना होता है कि सर्कल में अगर मैंने बोला A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B अगर यहाँ है, इसका फेस ये है और इसके लेफ्ट में A है, तो अब A यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
अगर मैंने बोला सेकेंड टू द लेफ्ट तो समझ में आता है कि वो सेकेंड टू द लेफ्ट वो यहाँ आएगा, बट मैंने बोला ए इज लेफ्ट ऑफ बी, मैंने पोजीशन मेंशन नहीं की है, तो सर्कल में बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि ए यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा लेफ्ट है ऐसे तो, और हर बंदा राइट भी है। ये बंदा सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, और ये बंदा जो फिफ्थ लेफ्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो राइट में भी तो है, वो तो राइट में है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो हर बंदा लेफ्ट में, हर बंदा राइट है। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, पोजीशन मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब वो इमीडिएट बैठना पड़ेगा। ये सर्कल की बात है। लीनियर में ऐसा इंटरप्रिटेशन हम बिल्कुल नहीं लेते, लीनियर में उसके और भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ लैंग्वेज पे बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ पर अक्सर लोग उलझ जाते हैं और उनके मतलब इंटरप्रिटेशंस नहीं निकाल पाते। तो ध्यान रखना है आपको, लैंग्वेज और क्वांट ये दोनों का मिक्स है, ठीक है, और कुछ नया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आना चाहिए, वो नहीं आता इसलिए आप एलआर की पजल्स नहीं बना पाते हो, डीआई इसलिए आप नहीं बना पाते, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, दैट इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस। इसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट आपको उतना टाइम फ्रेम में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, उसी माहौल में बैठना पड़ेगा आपको, और उसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, जिसको अपन मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जिस भी किसी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लेना है। और मॉक टेस्ट लेना सिर्फ ज़रूरी ये मतलब सफिशिएंट नहीं है। मॉक टेस्ट के बाद अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो और एनालाइज करने के बाद उसको स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रहे हो कि मैंने इस मॉक टेस्ट में ये मिस्टेक की है तो मैं अगले में ये नहीं करूं, ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, मेरे वीक एरियाज़ क्या है, मैं किस किस चीज़ में हमेशा फंस जाता हूँ, ठीक है, कौन कौन से मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, किस में मैं हमेशा मेरा ये हर बार सही हो जाता है। तो अपने आपको कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ वो एरियाज़ फाइंड आउट करना, कहाँ पे मैं वीक हूँ ये फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलेगा, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस से ही मिलेगा। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस का कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। स्पेशली डीआई में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करने की आदत होती है, और कुछ एग्जाम्स में स्पेशली जब आप आईपीएमएट इंदौर जैसे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो नो डाउट वहाँ पे कैलकुलेटर होता है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, जब मॉक दे रहे हो, तो आप कैलकुलेटर को अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि जो कैलकुलेटर यूजुअली आप यूज़ करते हो, जो आप काम में लेते हो, वो मोबाइल वाला कैलकुलेटर होता है या फिजिकल कैलकुलेटर होता है। इंदौर जैसे एग्जाम में अगर आपको कैलकुलेटर मिलेगा तो वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, जिसको माउस से यूज़ करना पड़ेगा। उसको यूज़ करना उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना आप उंगलियों से अपनी कैलकुलेटर यूज़ करते हो अपने मोबाइल वाला। तो आप उस मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज़ करके उसकी प्रैक्टिस नहीं बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी उस मोबाइल वाले कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लोगे, आपने मेंटल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं की, तो एक्चुअल एग्जाम में आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि वो कैलकुलेटर इतना फास्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आपको फ्रैक्शंस के परसेंटेज कन्वर्जन्स याद है कि नहीं? आपको पता है कि 1/6 का मतलब 16.66 है, कि आपको पता है 1/11 का मतलब 9.09 है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज कन्वर्जन्स आपको पता है क्या? तो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईपीएमएट जैसे किसी भी एग्जाम की। तो इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। विश यू ऑल द बेस्ट।